स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वर्णमाला क्रम चल रहा था, उसी वर्णमाला क्रम के अंतर्गत हम लोग व्यंजन वर्णों के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन व्यंजन वर्णों के विषय में पढ़ने से पहले जो पूर्व की कक्षाएं रही, उन कक्षाओं के अंतर्गत मैंने जो वर्णों की संख्याओं के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी, उसी चर्चा को मैं पुनः लेना चाहूँगा और फिर मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगा। चलिए आइए देखते हैं वर्णों के विषय में। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या। तो जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताई गई भैया, वह 44 बताई गई है, 52 बताई गई है और 52 के साथ साथ 56 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 56 बताई गई है। तो ये जो 44 संख्या है, 44 संख्या है, ये क्या है? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, ये मूल वर्णों की संख्या है। जो 44 है क्या है? ये मूल वर्ण है आपकी हिंदी वर्णमाला में। और ये जो 52 आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या। और ये जो 56 बताया गया है, ये 56 का आंकड़ा क्या भैया? वर्णमाला में वर्णों की संख्या 56 कब हो जाती है? तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, यही एक आंकड़ा और आता भैया। वो क्या है? वो है 49 का आंकड़ा। ये कब देखने के लिए मिलता है? यह हिंदी बाल पोथी में जब पूछे आपसे, कब पूछे? हिंदी बाल पोथी में। हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। बात समझ में आई? अर्थात आपसे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको उनके वर्णों को क्रम बताया जा सकता है कि कितने कितने वर्ण होते हैं। जब आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब आपको बताना है 44। लेकिन जब आपसे पूछे कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है, जो एससीईआरटी मानती है, एससीईआरटी, एससीईआरटी जो मानती है मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है।
और एनसीईआरटी कुल वर्णों की संख्या कितनी मानती है? तो वो कितनी मानती है भैया? 56 मानती है। लेकिन हिंदी बाल पोथी में जो छोटे बच्चों की किताबें होती है उसमें जो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 49 है। बात समझ में आई? प्रश्न जैसे पूछेगा जवाब भी आपको उसी हिसाब से देना है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना यहीं पर, अगर वो कोई शर्त ही नहीं दे रहा है, कोई शर्त नहीं दे रहा है, ठीक है, कि ना वो जो है मूल पूछ रहा है, ना मानक पूछ रहा है, ना हिंदी बाल पोथी में पूछ रहा है, ना एनसीईआरटी का पूछ, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्णमाला में वर्णों की संख्या और कोई आधार नहीं दे रहा है, तो आपको सदैव बताना कितना है? 52 बताना है। कितना बताना है? 52। जब कोई आधार नहीं तब 52 बताएंगे, और जब आधार देगा तो जिस आधार के आधार पर वो पूछेगा आपको वो आधार बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए आगे देखते हैं। यदि इन वर्णों के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तव में जो वर्ण के प्रकार होते हैं भैया वो तो 2 ही होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? तो एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णों के प्रकार कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है भैया? व्यंजन होता है। ये जो स्वर होता है ये स्वर 9 प्रकार का भी होता है, 11 प्रकार का भी होता है और 13 प्रकार का भी होता है। मतलब इनकी जो संख्याएं होती है 9 भी होती हैं, 11 भी होती है और 13 भी होती है। प्रकार नहीं बल्कि वो संख्या है वास्तविक रूप में। लेकिन ये 9 कब होती है? तो स्वर की संख्या 9 संस्कृत वर्णमाला मानी गई है, ठीक है। संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों की संख्या, ठीक। और 11, ये 11 कब मानी गई है? यस सी ई आर टी के अनुसार मानक स्वर वर्णों की संख्या और 13 कब मानी होगी आपको? तो 13 का आंकड़ा उस समय आप बताएंगे जब आपसे पूछे हिंदी बाल पोथी में, हिंदी बाल पोथी में या कुल स्वर वर्णों की संख्या पूछे, तब आप कितना बताओगे? 13 बताओगे। कितना बताओगे भैया? 13। आपसे जब पूछे कि संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9। एससीईआरटी के अनुसार
मानक स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी बाल पोथी में या फिर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक। व्यंजन के आंकड़े भी ध्यान में रखना। व्यंजन के आंकड़े में एक 33 का आंकड़ा है और एक आंकड़ा है 36 का। 33 मानक व्यंजन वर्णों की संख्या, मानक व्यंजन वर्णों की संख्या, और 36 क्या है भैया? तो 36 है हिंदी बाल पोथी में व्यंजन वर्णों की संख्या। अब इसमें 33 तो वही रहता है, 33 जो मानक वाला है वही रहता है। 36 में 3 प्लस कौन सा होता है? तो 3 जो हमारे यहां संयुक्त व्यंजन वर्ण है छत्रज्ञा, वो भी इस 33 में जुड़ जाते हैं हिंदी बाल पोथी में। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञा। किसमें? हिंदी बाल पोथी में। छोटे बच्चों की किताबों में छत्रज्ञा ही होता है, स्रा होता भी नहीं है, स्रा नहीं होता है छोटे बच्चों की किताबों में। ठीक है, छत्रज्ञा ही होता है। और ये छत्रज्ञा जुड़ किस में जाता है? आपके व्यंजन वर्णों में जुड़ जाता है। ठीक है, तब इनकी संख्या 33 के बजाय कितनी हो जाती है? 36 हो जाती है। आंकड़ा समझ में आया? कब आपको 33 कहना है, कब आपको 36 कहना है? समझ में आया? जैसे जैसे वो आपसे पूछेगा वही वही आंकड़ा आपको देना है। ध्यान रहे, इसमें यह 11 का आंकड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी के दृष्टिकोण से, और इसमें यह 33 का आंकड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई आधार नहीं देगा तब भी आपको यही आंकड़ा देना होगा। मान लीजिए कोई आधार ना दे, आधार दे तो मैंने आधार तो बता ही दिया आपको, लेकिन कोई आधार ही ना दे, आपसे डायरेक्ट प्रश्न करे, क्या करे कि स्वर वर्णों की संख्या। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी भैया? 11 है। कितनी है? 11 है। अगर आपसे पूछे व्यंजन वर्णों की संख्या, तब कितनी बतानी है? तब आपको 33 बतानी है। कितनी बतानी है? 33 बतानी है। और यही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। अगर कोई आधार देके पूछेगा तो आधार के अकॉर्डिंग आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा, और आधार नहीं देता, स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछता, तो स्वतंत्र रूप से आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आप भैया आपने? बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ।
सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या भैया? परिभाषा कि भाई व्यंजन वर्ण हम कहते किसे हैं, और बहुत सामान्य सी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजन वर्णों की सहायता से होता है और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कहा जाता है। बात समझ में आई? बात करें संख्या की कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रहे आपको जो आंकड़ा बताना है वो आंकड़ा बताना है 33 का। कितना? 33। व्यंजन वर्ण कितने? 33 है। आगे आपसे पूछे कि जो ये व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों के भेद के आधार कितने हैं? क्या भैया पूछे? व्यंजन वर्णों के भेद के आधार, व्यंजन वर्णों के भेद के आधार कितने भैया? 2 आधार है। कितने आधार हैं? 2 आधार है। कौन कौन से हैं? जो व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों को हम कितने तरीके से विभेदित कर सकते हैं? ठीक है, तो एक तो है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला क्या भैया? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है वह भी 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से भैया? 3 तरीके से होता। कौन कौन से? देखिए, उसमें जो पहला है उसे हम कहते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितनी होती भैया? तो इसकी संख्या होती है 25। कितनी होती भैया? 25 होती है। ये तो पहला रहा। दूसरा
दूसरे होते भैया अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। ठीक। और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? तो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं भैया उन्हें हम कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है। और व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है भैया? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब ये 25 और 4 कितना हो गया? 29 हो गया। और 29 और 4 कितना हो गया? तो 33 हो गया। कितना हो गया? 33। तो जो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें 25 अस्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। जब इनको हम सम्मिलित कर देते हैं, एक में जोड़ देते हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 33। आपसे पूछे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 33 होती है। बात समझ में आ गई? आपसे पूछे कि भाई व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है भैया? स्वरों की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 33 होती है। इन व्यंजन वर्णों के भेद के आधार कितने हैं, अर्थात सरलता के दृष्टिकोण से आप इनको कितने तरीके से विभेदित कर सकते हैं? तो 2 तरीके से विभेदित कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये जो प्रयत्न के आधार पर है भैया, वो प्रयत्न के आधार पर आप व्यंजन वर्णों को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? तो व्यंजन वर्णों को प्रयत्न के आधार पर 3 तरीके से विभेदित किया गया है, बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 25 होती है। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ऊष्म संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिसमें यह पूछा जा चुका है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ये आपके टेट का आया हुआ प्रश्न है। तो कितनी होती भैया? 25 होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वर्णों के विषय में। ठीक है, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भैया आप। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आपने ना? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग व्यंजन वर्णों में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भैया? स्पर्श व्यंजन वर्ण को। किसको? स्पर्श व्यंजन वर्ण को। स्पर्श व्यंजन वर्ण या वर्गीय व्यंजन वर्ण। आपसे पूछे इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब देखो इसे स्पर्श व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं या इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं?
स्पर्श का मतलब ये हो गया भैया कि हम इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो मुंह के ये किसी न किसी एक हिस्से को स्पष्ट रूप से छू करके उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी न किसी एक अवयव को स्पष्ट रूप से छू करके उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इनको हम वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, इसके दो आधार हैं। पहला आधार क्या है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण वर्गों के आधार पर किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए हम स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। दूसरा आधार क्या दिया गया है, देखिए इसमें जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं इनमें आपने देखा होगा कि इनमें जो वर्ण होते हैं उन वर्णों की स्थितियां आपने देखी होगी खूब अच्छे से कि 5 वर्ण यहां, 1 2 3 4 5 वर्ण यहां, और इस लाइन में भी 1 2 3 4 5 वर्ण यहां, और 5 ही वर्ण जो है इधर भी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई, इधर भी 5 वर्ण हो जाते हैं और इधर भी 5 वर्ण हो जाते हैं, बात समझ में आई। अब देखो इनकी जो आकृति बन रही किसकी बन रही है, वर्ग की आकृति बन रही है। अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 5 वर्णों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। 5 वर्ण ऊपर, 5 वर्ण अगल बगल और फिर 5 वर्ण नीचे। ये 5 वर्ण सभी तरफ होते हैं। और आपको पता है जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको तो ही हम वर्ग कहते हैं, इसलिए भी हम इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। दो आधार दिए गए हैं, लेकिन इसमें प्रामाणिकता जो सबसे ज्यादा सिद्ध की गई है, जो अधिकांश किताबें चर्चा करती हैं, वो यही कहती हैं कि वास्तव में स्पर्श व्यंजन वर्णों को वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गों में बांटा गया है, इसलिए हम स्पर्श व्यंजन वर्णों को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम लोग चलते हैं इन वर्गों की तरफ। आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन वर्णों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5। क्या भैया, स्पर्श व्यंजन वर्ण को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तब आपको कितना बताना होगा, 5। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके 5 वर्ग हो गए। फिर अगला प्रश्न आपके लिए बनाए, 5 वर्गों के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण के वर्गों के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं।
तो कितने आते भैया? 25 वर्ण आते हैं। का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। तो 5 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीला। स्क्रीनशॉट आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन वर्ण या फिर वर्गीय व्यंजन वर्ण में कितने वर्ण हैं? कुल 25 हैं। जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5। और स्पर्श व्यंजन वर्ण के जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों में कुल कितने वर्ण है? तो 25 है। कितने हैं? 25 है। ठीक। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह मन में उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं और उसका प्रत्युत्तर आप हमसे मांग सकते हैं। आगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग और उसके बाद में क्या लिखेंगे? वर्ण। ठीक है, हम लोग एक एक वर्ग के विषय में चलेंगे। वैसे आपको पता है वर्ग कितने हैं? तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। और 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके 5 वर्ग हो गए। अब इस का वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं? का, ख, ग, घ और अंगा। ये 5 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। अब इन 5 वर्णों में देखिए हम लोग का, खा, गा, घा तो कह ही देते हैं। वैसे इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है? ककार, खकार, गकार, घकार। ठीक है, इस तरीके से उच्चारित करते हैं। ठीक है, हम वर्णों का उच्चारण कार प्रत्यय के साथ करते हैं। नोट में लिखेंगे हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण कार प्रत्यय लगाकर करते हैं। ठीक है, जैसे ककार, खकार, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात समझते हैं। देखिए कभी कभी भ्रमवश हम लोग यहां पे बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, कभी यहां पे लगा देते हैं, है ना? तो ये दिक्कतें मन में नहीं आनी चाहिए। अंगा पे जो बिंदी लगती है वो हमेशा वर्ण के दाहिने तरफ लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कहां लगती है? दाहिने तरफ। वास्तव में किसी भी वर्ण पर जो बिंदु के लगने की स्थितियां हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगती है, किसी भी वर्ण के नीचे बिंदी लगती है, किसी भी वर्ण के दाहिने बिंदी लगती है और किसी भी वर्ण के बाएं बिंदी लगती है। बिंदी लगने किसी भी वर्ण पर जो बिंदु का हम प्रयोग करते हैं, बिंदु का प्रयोग जो करते हैं वो 4 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 4 तरीके से करते हैं।
इसमें जो ऊपर आपने बिंदी लगा रखी है इसे हम कहते हैं अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार बिंदु कहते हैं। ठीक, इसमें जो हम लोग बाईं तरफ बिंदु लगाते हैं इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। और जो किसी भी वर्ण के हम लोग नीचे बिंदु लगाते हैं इसे हम कहते हैं ताड़न जात बिंदु। ताड़न जात बिंदु कहते हैं। ताड़न जात बिंदु कहते हैं। और जो किसी भी वर्ण के बाईं तरफ बिंदी लगती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग नुक्ता बिंदु कहते हैं। नुक्ता का अर्थ ही बिंदु होता है। ठीक है, नुक्ता का अर्थ ही बिंदु होता है। आप इसे नुक्ता भी कह सकते हैं या इसे हम आगत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आगत बिंदु कहते हैं। आगत बिंदु। वैसे इस बिंदु का एक नाम और भी है भैया, जो मैंने आपको बताया ना, इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। उर्दू अल्फाज में से हम लोग नुक्ता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन कौन से बिंदु होते हैं? अब इन बिंदुओं के प्रयोग की स्थिति क्या है वह हमें समझना होगा कि कहां कहां पर किन किस बिंदु का प्रयोग हम लोग करते हैं और किस रूप में किया जाता है। ध्यान से समझेंगे। ये जो अनुस्वार बिंदु है, अनुस्वार बिंदु, इस अनुस्वार बिंदु का प्रयोग हम किसी भी वर्ण के ऊपर करते हैं। और इस अनुस्वार बिंदु का प्रयोग केवल और केवल दो वर्णों पर इसका प्रयोग किया जाता है। कितने वर्णों पर? दो वर्णों पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन से? तो अंग और आह, जो दो वर्ण आप देख रहे हैं, इन दो वर्णों पर ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, दो नहीं भैया, टोटल 11 वर्णों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कितने पर भैया? 11 वर्णों पर इसका प्रयोग। ये जो अनुस्वार बिंदु है, अनुस्वार बिंदु का प्रयोग कुल 11 वर्णों पर, 11 वर्णों पर किया जाता है। किया जाता है 11 वर्णों पर। 11 में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो ध्यान रहे, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्णों पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ण। इन 11 वर्णों पर आप इस अनुस्वार बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब इसमें जो पंचमाक्षर बिंदु है, इस बिंदु का प्रयोग इस
बिंदु का प्रयोग केवल एक वर्ण अंगा पर ही किया जाता है। बात समझ में आई? पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग केवल हम लोग एक वर्ण पर ही करते हैं। और जो ताड़नजात बिंदु है इसका प्रयोग दो वर्णों पर, ड़ाढ़ा, ढ़ा, इन्हीं दो वर्णों पर होता है। ठीक है, इनका प्रयोग दो वर्णों पर। कौन कौन से भैया? तो ड़ा और ढ़ा पर प्रयोग होता है। इसमें जो आगत वर्ण होता है, आगत बिंदु होता है, आगत बिंदुओं का प्रयोग हम 5 वर्णों पर कहते हैं। क, ख, ग, ज, फा। अर्थात आगत बिंदु का प्रयोग जो होता है वो 5 वर्णों पर होता है। ये देखो, ये रहा, ये इसके प्रयोग की स्थिति रही। ठीक है, ये वर्ण के बाईं तरफ लगता है। ये 5 वर्ण है और इन 5 वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई भैया? इन चारों बिंदुओं के प्रयोग की स्थितियां समझ में आई? आपसे कह दिया जाए कि अनुस्वार बिंदु का प्रयोग कितने वर्णों पर होता है, तो अनुस्वार बिंदु का प्रयोग जो होता है वो कुल 11 वर्णों पर होता है। पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग कितने वर्णों पर होता है? 1 वर्ण पर होता है। ताड़नजात बिंदु का प्रयोग कितने वर्ण पर होता है? 2 वर्ण पर होता है। ठीक है, और आगत वर्ण का प्रयोग आगत बिंदु का प्रयोग कितने वर्णों पर होता है? 5 वर्णों पर होता है। बात समझ में आ गई? वर्ग समझ में आ गया? स्थितियां समझ में आ गई? हाँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। यदि आप वर्णमाला को बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप कमेंट करें। कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।